साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम आईसीएमआर पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम में जो कुछ पार्ट्स अब रह गए हैं, तो हालाँकि जैसा कि हमने बताया आपको कि अभी तक हमने 4 पार्ट किए और उसमें हमने सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है? यहाँ मैंने सेक्शन ए लिख दिया था, तो सेक्शन बी के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, जिसमें आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 100। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, ऐसे चीज़ों को डिस्कस किया जो मैंने पढ़ाया था, इसके अलावा भी जो ऐसी चीज़ें थी जो आराम से हो जाती, तो इतना मैं कंक्लूज़न पे हूँ कि मोर दैन 65 क्वेश्चन या बिलो 65 या इक्वल 65 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, ठीक है? तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि मतलब आप आराम से 65 क्वेश्चन जो थे वो इस पेपर में सॉल्व कर सकते थे। अब हम यहाँ पे सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन्स को देखेंगे, बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि सेक्शन ए में मैं केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन्स को ही डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप थोड़े से भी अगर आपका बैकग्राउंड रहा है फिजिक्स से या कह लीजिए आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स सही है, थोड़ा आपकी रीज़निंग सही है, तो भी आप आराम से अच्छे से वहाँ पर भी मेरा ऐसा मानना है कि आराम से आप 20 से 22 क्वेश्चन जो है, वो आराम से आप निकाल सकते थे, ठीक है? जिसमें से बायोलॉजी बैकग्राउंड के भी कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आराम से 15-16 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूँगा, बाकी जो है वो आपके स्वविवेक पे डिपेंड करता है। बट ओवरऑल आराम से ये जो पेपर था, मान के चलिए ये आपका जो पेपर आया था, ये 85 नंबर करने का आराम से पेपर था। ठीक है? तो मेरा जो कन्क्लूज़न है कि 85 नंबर आराम से यहाँ पे लाए जा सकते थे, अच्छी पढ़ाई करके, एक अच्छी तैयारी के साथ और करने वालों ने बहुत अच्छे स्कोर किए होंगे, तो यही सारी चीज़ें जो होंगी वो डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए होंगी, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, हालाँकि ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने लिया है 2 क्वेश्चन जो थे वो सेक्शन बी के रह गए थे, तो आसान क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि शायद इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था क्रायो प्रिजर्वेंट यूज़्ड किया जाता है सेल में, तो कौन-सा क्रायो प्रिजर्वेंट यूज़ किया जाएगा? तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में एफबीएस ही था और इसके अलावा एचसीएल एचसीएल अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएँगे तो भी एचसीएल एसिड नहीं यूज़ किया जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं यूज़ करते हैं और एक जो आपका क्रायो प्रोटेक्ट जो आप पढ़ते हैं अपने सिस्टम में, जिसमें आपके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे शायद ग्लिसरॉल भी आता है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो डीएमएसओ होता है, इसका पूरा नाम डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब आप इसको ट्रेस कर सकते थे। और इसके अलावा इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो था, ये जो माइक्रोबायोलॉजी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आराम से वो कर सकते थे कि मीज़ोफाइल्स आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट ग्रो विद इन द टेम्परेचर। तो इस तरीके से जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, हैलोफाइल्स, मीज़ोफाइल्स, इस तरीके से, समझ रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मीज़ो का मतलब ही यही होता है कि जो मॉडरेट टेम्परेचर पे रहें। तो आप अगर इन चारों टेम्परेचर में देखेंगे, तो मोर देन 60 तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 45 टू 60 भी नहीं होगा, तो जो आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, वो आपको 20 से 45 देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने वाला था, जो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप ट्रेस करके कर सकते थे। अब हम यहाँ पे सेक्शन ए के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक कॉमन सा क्वेश्चन जनरल साइंस कह सकते हैं, फिनोमेना कह सकते हैं कि मिल्क केप्ट एट रूम टेम्परेचर जो कि आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें क्या होता है? तो ये आपका फर्मेंटेशन होता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुझे नहीं पता था, आपको ज़रूर करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, वहाँ पे जब आपका पाइरूवेट बनता है, तो उसके बाद जो 3 प्रोसेस होने की संभावनाएँ होती हैं, उसमें एक जो होता है, वो आपका फर्मेंटेशन होता है। तो ये क्वेश्चन लगभग-लगभग वहाँ से डिराइव था, तो ये क्वेश्चन आराम से आपको सॉल्व करना चाहिए था। फिर इसी क्रम में आपका एक क्वेश्चन विनेगर था, ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि एसिटिक एसिड है। जब भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। इसी क्रम में जब आप फर्मेंटेशन को आगे पढ़ेंगे, तो फर्मेंटेशन से एसिटिक एसिड बनता है, जो कि विनेगर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बाकी ये किस-किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? फिर इसके बाद आपका जो कि बायोस्टैट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, हालाँकि 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान मुझे लगे, जो मतलब एवरेज भी अगर आपने कभी किसी के वीडियोज़ देखे होंगे या जनरल आपने पढ़ाई किया होगा, तो उसको लगा के भी आप कर सकते थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन था कि वेट ऑफ द 3 पर्सन का दिया गया है, 56, 50, 47, तो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना था, मतलब आपको कुल मिला के आपको इनका एवरेज ले लेना था। तो 56, 50, 57 करना था और एवरेज के लिए हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1, 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 7, 6, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 163 आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 5 जा हो जाएगा और 1 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है? तो 7, 6
नहीं, नहीं, सॉरी, 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 ये 47 था, यही तो मैंने गलत लिख दिया, वही मैं सोचूँ क्या हो रहा है। तो 5, 5, 10 हो जाएगा 14 और एक आपका हासिल हुआ था, तो ये आपका 153 हो जाएगा। तो 3 5 जा और 3 1 जा, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ये आपका 51 होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस भी आराम से वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है? तो इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखना था, सॉरी, ये क्वेश्चन एक रह गया है, फॉरसाइट या हाइपरमेट्रोपिया। तो ये इस पार्ट को भी मैंने कवर किया था। हालाँकि अगर आप कहेंगे कि थोड़ा-सा इन्होंने ऑप्शन में कॉम्प्लेक्सिटी किया, बट जो मेरा प्रेडिक्शन था वो यहाँ पे पूरा हिट किया है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने डिराइव्ड किया था, तो मैंने इसके लिए आपको बताया था एचआरएक्स, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, आर को हटा दीजिएगा, एक्स से मैंने आपको बताया था कि आप कॉन्वेक्स देख लीजिएगा, क्योंकि 2 तरीके की लेंस होती हैं, कॉन्वेक्स होती हैं और एक आपकी कॉनकेव होती है, ठीक है? तो कॉन्वेक्स था तो शायद आप थोड़ा-सा कर सकते थे, कॉन्वेक्स से आप ट्रेस करते कन्वर्जिंग बन जाता, ठीक है? तो ये कॉन्वेक्स जो होता है उसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग होता है। तो आगे से याद रखिएगा, बट ठीक है, मैंने यहाँ तक बताया था, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ते तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाता और बाकी अगर आपको कॉन्वेक्स ही पता था, तो आप कॉन्वेव की तरफ चले जाते, ठीक है? डाइवर्जिंग तो नहीं लगाना था, तो कॉन्वेक्स की तरफ जाते तो आपको ये आंसर आंसर आपको देखने को मिल जाता, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया था जिसको आप सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद एस्पिरिन, ये क्वेश्चन जो कि मैंने सीधा-सीधा लगाया है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये मैंने आपको आईसीएमआर के जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो मैंने आपको दिखाए थे और ये क्वेश्चन जो कि आईसीएमआर के वेबसाइट पे स्पेसिमेन पेपर के फॉर्म में दिया है, मतलब एक पेपर का स्वरूप दिया गया है कि कैसे वो पेपर पूछते हैं। तो उस पेपर में इन्होंने पूछा हुआ है एस्पिरिन वाज़ फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ, तो यहाँ पे जब आप इसको मैंने बताया था कि ये विल्वो ट्री होता है और यही क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पे पेस्ट किया था। बस इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल दिया है, राइट? और ये मैंने आपको इम्यूनोलॉजी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको कवर किया था, तो अगली बार के लिए तैयार रहिएगा कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका दूसरा नाम है, इसको याद रख लीजिएगा और विल्वो ट्री बार्क, यही क्वेश्चन को इन्होंने फ्रेम किया है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आपका बेसिक, मतलब आपका बुद्धि चेक करने के लिए कह रहे थे, कॉमन सा क्वेश्चन था, थोड़ा-सा बस आपको इसमें धैर्य रख के देखना था कि रिसर्चर लैबोरेटरी मतलब क्या है, कोई एक रिसर्च लैबोरेटरी है जो अपनी डेटा में 100 पेशेंट में एनालिसिस करती है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। कोई एक टेस्ट कल्चर है जिसको स्पूटम कल्चर बोलते हैं, जिसमें से 40 ऑफ देम हैड ए पॉजिटिव रिजल्ट ऑन स्पूटम माइक्रोस्कोपी, व्हाइल 80 जो होते हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जब कोई नॉवेल डायग्नोस्टिक टेस्ट अंडर इवोल्यूशन किया जा रहा है, मतलब कोई दूसरे टेस्ट को लेकर किया गया जिसमें आपको 80 पॉजिटिव रिजल्ट मिले और स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी में आपको 40 मिले। तो आप इससे क्या कह सकते हैं? तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी द न्यू टेस्ट क्या है? तो यानी कि जो आपका नया किया गया है, इसमें आपको 80 पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा सेंसिटिविटी होगा। ठीक है? कि मतलब वो उसको, मतलब मान लीजिए कि 40, मतलब 40 वो सेंस कर पा रहा था। मान लीजिए कि सपोज़ दैट आपका कोई यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 पे मौजूद था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी था, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि ये 10 की पावर -6 तक डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन कंसंट्रेशन तो उसमें पैथोजन का था ना, ट्यूबरक्लोसिस का। मान लीजिए कि ये नैनोग्राम में था, लेकिन जब आपने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया तब आपको ये भी डिटेक्ट हो गया। तो यानी कि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है ना, मतलब वो सेंस अच्छे से कर ले रहा है, समझ रहे हैं? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बाकी इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये आपका पॉल्यूशन से पूछा था, मैंने पढ़ाने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इन चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। तो पार्टिकुलेट्स ऑफ साइज पोर ग्रेटेस्ट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट साइज 2.5 मीटर या लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टू ग्रेटेस्ट हार्म इन द ह्यूमन हेल्थ। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ये 2.5 मीटर के लेस देन जो होते हैं वो आपके लिए ग्रेटर हार्मफुल होते हैं, राइट? फिर इसके बाद आपका इनुलिन पूछा था, ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको किडनी टेस्ट वगैरह पढ़ाया था, एक सेपरेट लेक्चर दिया था। इसके अलावा जब मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट वगैरह को लेकर, और बाकी मैंने बोला भी था कि आप इनुलिन के बारे में यही 4-5 बातें हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनुलिन अकर इन द रूट ऑफ, तो ये जो होता है ये रूट ऑफ डहेलिया में होता है। यहाँ पर मैंने आपका इसका एक्सप्लेनेशन लगा दिया गया है, ठीक है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, आगे से याद रखिएगा। रूट एंड ट्यूबर ऑफ डहेलिया में पाया जाता है। ये आपकी किडनी मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाती है, इसीलिए ये किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज़ किया जाता है। फिर पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन,
तो ये मैंने लगा दिया है। ये आपका वाइन और बियर जो होता है वो विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है, इसमें लो अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है। और विस्की, ब्रांडी, रम जो होते हैं ये आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वाइन होगा। बाकी ये चार्ट में परसेंटेज भी याद रखिएगा, वोडका में सबसे ज्यादा परसेंटेज अल्कोहल का होता है, जो आपका 60 से 80% तक जाता है। इसके अलावा बियर में जो होता है वो केवल 3 से 5% होता है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे के लिए आप समेट लीजिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया, हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये जो होता है उसमें विटामिन B12 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आपका कर्ड के बारे में ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कर्ड इज ए मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन नंबर ऑफ विटामिन स्पेशली B12 होता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको करना चाहिए था ऐसे क्वेश्चंस को। इसके अलावा मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया, टू आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर अंटिल दे यूनाइट टू फॉर्म वन, व्हाट द फोर्स मेनली रिस्पांसिबल टू होल्डिंग देम टुगेदर। तो कुल मिला के जो आपके सिस्टम में मैंने बताया था कि जो सबसे खतरनाक किसी भी चीज के लिए, जैसे आप कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपको केमिस्ट्री के लेवल पे याद होगा, 12th लेवल पे, कि वाटर और आइस में जो वॉल्यूम वगैरह को लेके क्वेश्चन पूछते थे कि क्यों इसमें ज्यादा लेता है कम लेता है, जो भी XYZ था, तो उसमें आपका क्या रहता था, उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता था। तो जो सिस्टम में आप देखेंगे ना, चाहे वो DNA का केस अगर आप देख लीजिए, चाहे आप प्रोटीन का केस देख लीजिए, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर देख लीजिए, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर देख लीजिए, हाइड्रोपैथी प्लॉट देख लीजिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आपका मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते थे। और आइस की बात की गई थी, तो आइस क्यूब्स में भी आपके जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, रॉ वेजिटेबल्स गेट क्विकली कुक्ड इन द प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का सिद्धांत पूछा गया था। तो ये आपने 11th 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये जो होता है, या फिजिक्स में भी आप देख सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो इंक्रीजेस हो जाता है एट हायर प्रेशर पे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया, स्टैटिन यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया था, 1000 बार मैंने बताया था आपको कि स्टैटिन याद रखिएगा, स्टैटिन याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का इनिबिटर था। किससे आइसोलेट करते हैं, मैंने स्पीसीज का नाम बताया, कमेंट सेक्शन में आप लोगों से कहा कि भैया बताइए, लेकिन वही चीज है कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान कम देते हैं। मनास्कस परफ्यूसस से होता है, फंगस से आइसोलेट करते हैं, 1000 बार मैंने बताया था। क्वेश्चन भी आपको लिटिल बिट मॉडिफाई करके दिया। लेकिन अगर आप ईस्ट को जानते हैं कि ईस्ट अगर फंगस में आता है, तो यहाँ पे आप ट्रेस नहीं कर सकते थे कि एल्गाई नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, वायरस नहीं होगा, ईस्ट होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ईस्ट बनेगा। ये भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन था। इसके अलावा बिग होल इन द स्विस चीज, तो यानी कि जो चीज आप देखते हैं उसमें जो बिग होल है, एक पर्टिकुलर चीज होता है, वो किससे होता है। तो ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्विस चीज होता है जिसमें लार्ज होल होते हैं, इज राइपेंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम प्रोपिनियो बैक्टीरियम सार्मनाई होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट टाइम इसको याद रखिएगा। तो इसमें बैक्टीरिया होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव कर निकालता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया प्रोसेस होता है जिसमें CO2 जो होती है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक है, बाकी आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो आराम से आप इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ कोविड केसेस आपको दिया गया था 64। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना, तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना होता है, इसका जो आपको वेरिएंस आपको दिया गया होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट कर लेना है। तो 64 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 × 8 यानी कि जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप इसको कर सकते थे। फिर आपका, हाँ, तो खैर इतने क्वेश्चंस ही थे जिसको मैंने यहाँ पे सेक्शन ए के फॉर्म में मैंने डिस्कस किए हैं। तो बाकी यहाँ पे आराम से क्वेश्चंस लगने वाले थे। बट हाँ, एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि लिटिल बिट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 2019 का भी पेपर मैंने देखा, 2020 का भी पेपर देखा, और 2021 का भी पेपर देखा। तो उस तरह से थोड़ा सा आपका जो 2022 का जो पेपर है, इसका जो आपका सेक्शन ए है, वो थोड़ा सा इन्होंने अलग पैटर्न पे पूछा है। बट
लेकिन ये बात आप समझ लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने 15-16 क्वेश्चन अभी आपको बायोलॉजी से इर्द-गिर्द दिखा दिया, उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन्स और भी थे, जैसे आपका एलईडी वगैरह को लेकर था, जिसको मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, बट वो कॉमन सेंस की बात थी कि एलईडी का फुल नेम क्या है? जैसे मैंने आपको पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि लेज़र का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसी तरीके से जो आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, एलईडी हो गया, ठीक है? तो इन सब की फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, या आपका एलएसडी होता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछे जाते हैं। ठीक है? तो एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे ये याद आया है, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन्स और भी थे जो आराम से किए जा सकते थे, थोड़ा ऐसे मोबाइल में टच स्क्रीन में जो आपका स्क्रीन वगैरह को लेकर पूछा गया, तो वो चीज़ें क्वेश्चन होने वाले थे। बट हाँ, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट फिर भी 20 से 22 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाते, ठीक है? तो ये ओवरऑल मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, और वो सिनेरियो जो ये था कि आपका सेक्शन ए जो है वो थोड़ा-सा पूछा गया है, बट फिर भी करने वालों की कमी नहीं है। बच्चों ने क्वेश्चन्स के आंसर किए होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आराम से इतने क्वेश्चन्स करने वाले थे, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने 65 क्वेश्चन इसको माना है, 20 क्वेश्चन अगर आप इसको मान लेते हैं, तो भी आपका 85 क्वेश्चन जो है वो आराम से इस पेपर में आप कर सकते थे, एक अच्छी तैयारी के साथ, ठीक है? तो इस तरीके से ये इसका कन्क्लूज़न है, बाकी इसमें ग्रेटर दैन भी किया होगा, जिसने 4-5 क्वेश्चन और मार दिया होगा, वो बढ़िया मतलब वो रहेगा, ठीक है? तो ये इसका कन्क्लूज़न था, बाकी कुछ ऐसा हाई-फाई भी नहीं था कि आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिस पे आप चैलेंज कर सकें, ठीक है? बस एक क्वेश्चन पे जो हमें मिला था वो आपका लैगिंग स्टैंड वाला था, तो वो मुझे लगता है कि वो ऑटोमैटिक वो सही कर देंगे, वो मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है? तो बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन पे अपने लेवल पे चीज़ें लगती हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से मैंने लगभग यहाँ पे ये कवर कर दिया है डिस्कशन का पार्ट, बाकी अब आप देख सकते हैं, अब आप इसके बारे में और एनालिसिस करिए, अपनी तैयारी को देखिए। बाकी जो बिगिनर्स हैं, वो इस पेपर के पैटर्न को समझ चुके हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी ये बिगिनर्स जो कि यहाँ पे अभी पेयरिंग में है, या अभी पेपर को उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए भी ये एक आई ओपनर रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे पेपर में मेरे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चन्स आए, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ ही आए, बट फिर भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन्स मेरे बताए हुए आए, ठीक है? तो बट अग जब हम यहाँ पे और अच्छे से आपको समय देंगे, मतलब अभी मैंने रिसेंट में इस चैनल को स्टार्ट किया था, तो तब तक और भी कंटेंट मैं अपलोड कर दूँगा, तो एक अच्छी तैयारी हम मिल के कर सकते हैं। तो उनके लिए एक आई ओपनर है कि आप इसको सीरियसली वीडियोज़ को देखिए, समझिए, और बाकी जिन लोगों का अभी पेपर इसमें थोड़ा कम अच्छा हुआ है, वो अपने आप को एनालिसिस करें, कहाँ पे उनसे गलती हुई है, ठीक है? बाकी सीएसआईआर जो कि आपके लिए भी हो सकता है कि आपका इस पेपर में अच्छा ना हुआ हो, आपका सीएसआईआर अच्छा हो, तो हमेशा आपको मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है, बाकी सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? बाकी ये बात भी सत्य है कि क कहीं से भी क्वेश्चन्स ड्राइव किए जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के ही होते हैं, आप मास्टर्स कर चुके हैं, तो आपको उससे क्वेश्चंस को आंसर करने का मतलब करना चाहिए, ठीक है? तो इसी संदर्भ में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी अभी और भी एग्ज़ाम्स आपको देने को मिलेंगे, नेक्स्ट आपका सीएसआईआर होगा, तब तक और भी कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किए जाएँगे। बाकी कोई आपको पर्टिकुलर, हालाँकि अभी तो मैं कुछ दिन तक तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीएसआईआर का आएगा तो मैं उसके भी क्वेश्चन्स को डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ भाई, कि आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या आप कुछ और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा लगेगा। तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी हम लोग मिल के तैयारी करेंगे, ठीक है? तो जिनको अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनको को न मतलब अगर आपने मिलाया और बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बाकी निराश नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? तो ये सारे पार्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।